Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba over here with a new lecture, with a new chapter and with a new beginning. So class, what I'm supposed to teach you all is actually about only one thing, and that is environmental biology. Environment in your biology. आप एक environment के साथ किस तरीके से interact हैं वो सब आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आपने इकोसिस्टम के बारे में सुना होगा। ये एक सिस्टम है जो आपके आसपास के माहौल को स्टेबल करे हुए है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सो क्लास, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लास, तो आज का लेक्चर है ऑल द फैक्टर्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी कि एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्लास, एक बात याद रखिए, हम जानदार चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है। नहीं, हम बेजान चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है। पानी बेजान चीज़ है, हम डिपेंडेंट है उस पर। पानी नहीं होगा 3 दिन में हम मर जाएंगे। इसी तरीके से हम खुराक पे डिपेंडेंट है, वो भी बेजान है। सो इन्वायरमेंट्स के अंदर लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट पाए जाते हैं। ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। लिविंग पार्ट्स और नॉन लिविंग पार्ट्स को हम लोग बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स इन द क्लासरूम में इंक्लूड ह्यूमंस, जो सारे जानदार हैं, यानी कि मैं इस पूरे क्लासरूम में इस वक्त बायोटिक हूँ, या फिर यहाँ पे कोई मक्खी घूम रही है तो वो एक बायोटिक है। ह्यूमंस एंड माइक्रोब्स टू सी। एक क्लास में, आप लोगों की क्लास में इस टाइम आप बैठे हुए, आपकी टीचर्स बैठी हुई हैं, या कोई मक्खी, कॉकरोच, छिपकली, स्पाइडर का कोई वेब यानी मकड़ी का जाला भी इधर गिधरी बना हुआ हो, तो वो सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। इफ यू वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, लिस्ट द बायोटिक फैक्टर्स दैट एनवायरनमेंट would be larger. The list might include plants, birds, mushrooms, insects and so on. इसमें ये बात बताई है, अगर आप किसी भी इन्वायरमेंट से गुजर रहे होते हैं तो अगर आप अपना रिस्पॉन्स डालें तो देख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा ह्यूज है, कितनी ज़्यादा बड़ी है। आपको इस इन्वायरमेंट्स में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मिलेंगे। अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तो आप सारे जानदारों के नाम लिखेंगे। आपने लिस्ट में ये लिखा कि दरख्त जो लिविंग फैक्टर्स हैं, सारे प्लांट्स, मशरूम्स, ज़ीब्रा, लाइन्स, सब कुछ जंगल में जो मौजूद होगा जिंदा, उसको हम बायोटिक फैक्टर कहेंगे। All the non-living parts of the environment are called abiotic factors. सारी दुनिया के non-living parts कहलाते हैं abiotic factors. Abiotic factors include water, soil and air. Abiotic factor वो biotic factor हैं, यानी कि वो फैक्टर हैं जो जिंदा नहीं है। बायोटिक जिंदा है, एबायोटिक जिंदा नहीं है। यानी कि अब एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड वाटर, सॉइल, एयर एज वेल एज टेम्परेचर, विंड, सनलाइट। सम ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट may once have been such as your classroom's wooden chair. When come from the trees, because of wood is no longer alive, it's therefore not a biotic factor. सो क्लास, इसमें आपको ये पता है कि इस टाइम आप क्लासरूम में बैठे हैं। सो आपके क्लासरूम में जो आपके लकड़ी के डेस्क है या लकड़ी की कुर्सियां हैं, तो वो पहले बायोटिक यानी पहले बायोटिक होते थे, अभी एबायोटिक में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत देर, बहुत उम्र तक जिंदा नहीं रह सकती। इसके अलावा ये बात बताई है कि सॉइल, मिट्टी, पानी और सारी चीज़ें
एबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। Environmental interaction. Organism interact with biotic and abiotic factor in the environment. An organism may be affected by changes in the environment. पूरे environment में biotic और abiotic factors पाए जाते हैं। An environment may be affected by changes in the environment. और एक organism के अंदर ये affected चीज़ें आराम से पाई जा सकती हैं। इन्वायरमेंट में आप आमतौर पे देखें तो इन्वायरमेंट में भी अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, द चेंज इन एनवायरमेंट may in turn have an effect on an other organism. इसमें ये बात बताई है कि इन्वायरमेंट के अंदर अफेक्टेड एरियाज भी मौजूद होते हैं। द चेंज इन एनवायरमेंट may turn into the effect to an other organism. तो एक इन्वायरमेंट पे अगर हल्का सा भी चेंज आ जाए आबो हवा में, या जैसे कि गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो गर्मी में नहीं रह सकते, फिर उनको अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा। सो क्लास, इन्वायरमेंट एक तरीके से वेरी करती है, एक तरीके से चलती है, एक अपना पैटर्न होता है इन्वायरमेंट को बरकरार रखने का। The ecosystem interaction in the environment result in the establishment of an organized ecological system or ecosystem. An ecosystem is not simply a random collection of organism and environmental factors. इसके अंदर ये बात बताई है कि एक ऑर्गेनिज्म में एक पूरा एकोलॉजिकल सिस्टम घूम रहा है और एकोलॉजिकल सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इकोसिस्टम जैसे कि एक दरख्त एबायोटिक फैक्टर है पर और एक चिड़िया बायोटिक फैक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंट हैं। दरख्त अपने ऊपर बहुत सारी चिड़ियों को आने की इजाज़त देता है कि वो आ जाएं और वो उनके ऊपर रह सकती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एन इकोसिस्टम इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर environmental in which all the parts exist in a delicate balance. Ecosystem can studied at the variety of levels from individual species to the entire ecosystem. So आप इसमें ये बात पता कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है जो उसको बता सके कि इकोसिस्टम में रहा कैसे जाता है। आपके अंदर अपने कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपको दुनिया भर में हर किसी भी जगह पे रहने पे मजबूर कर देती है। A species is a group of organism to one another that they can breed in nature, produce fertile offspring. इसके अंदर स्पीशी के बारे में बताया है कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के साथ ब्रीड करती है और एक ऑफस्प्रिंग बना देती है ताकि उनकी जनरेशन बढ़ सके। All members of species have similar needs and such as type of food and place of living. So एक स्पीशी को एक बात याद रखें, एक तरीके का फूड की ज़रूरत होती है जो इनके लिए लाजमी होता है और स्पीशीज़ अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग बना रही होती हैं। बिकॉज दे हैव सेम नीड, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ ऑफन कंप्लीट वन एंड अदर फॉर रिसोर्सेज। सो कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी होती हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरतमंद होती हैं। जैसे कि चिड़ियाओं के बारे में एक बात आम है कि चिड़िया एक जगह पे रहती है, अगर वहाँ पे सर्दी आ जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके चली जाती हैं। इसी तरीके से हर स्पीशी का अपना एक मैनर है, एक अपना कंसेप्ट है कि एक सोसाइटी एक जगह पे किस तरीके से रहा जाता है। हैबिटेट, द टाइप ऑफ environment in which a particular species lives in its habitat. For example, the top of the trees in the pine forest. यहाँ पे आपको पाइन फॉरेस्ट के बारे में बताया है। हैबिटेट कहते किसे हैं?
The top of the tree pine forest may be habitat of a species of birds. A shallow, fast-moving cold water stream may be the habitat of trout. A rooting log an ideal habitat for the species of insects, fungi, and microorganisms. A habitat provides the appropriate type of food, shelter, and temperature, and so on the members of species need to live. Distributing the parts of an ecosystem that an organism needs to survive is called habitat destruction. Cutting down all the trees in the forest in form of habitat destruction. The destruction of habitat is the serious threat for the survival of many species. सो क्लास हम स्पीशीज के बाद हैबिटेट को पढ़ेंगे। हैबिटेट आपके आसपास का इन्वायरमेंट है। इस टाइम मेरा हैबिटेट मॉडर्न सा है, यानी कि मेरा हैबिटेट मेरे आसपास की घर की चीज़ों से इंटरेक्ट होना है। इसी तरीके से हैबिटेट चेंज होता रहता है। हैबिटेट बहुत सी किस्मों का होता है। हैबिटेट असल में होता क्या है, क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। हैबिटेट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। हैबिटेट हम लोगों का सराउंडिंग होता है। एक बंदर का हैबिटेट एक बहुत सारे दरख्त होंगे जिस पे वो रहता होगा। इसी तरीके से एक इंसेक्ट का हैबिटेट वही दरख्त पे छोटी छोटी छाल के किनारे वगैरह होंगे। एक फंगस का हैबिटेट अपना होगा। इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अपना होता है। शेर का हैबिटेट जंगल होगा जहाँ पे वो अपना खुराक खुद ले सकता हो। हैबिटेट एक स्पेसिफिक जगह है जो एक स्पीशी को सूट करती है कि वो रह सके एक स्पेसिफिक सी जगह पे। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ consisting of members of same species that live together in the same area. For example, 1988, 0.56 million people were living in Quetta. But we can say human population of Quetta in 1998 was 0.56. The mangoes in the trees is a fruit garden is a particular area constitute the population of mangoes that in the fruit garden. So class, इस वाले में आपको ये बात बताई है कि पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं। पॉपुलेशन नंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ सराउंडिंग। यहाँ पे कोयटा की पॉपुलेशन 1998 में 0.56 बिलियन थी। तो इस बात से ये बात प्रूव हुई कि यहाँ पे 0.56 मिलियन लोग रहा करते थे, बट अब की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैंगो के दरख्त पे 20 फल भी लगे हैं तो उस मैंगो की पॉपुलेशन 20 होगी। इसी तरीके से एक पूरी जगह का जायज़ा लिया जाए तो एक पूरी जगह पे टोटल 100 बंदर रहते हैं तो उस जगह में जो बंदर होंगे उनकी पॉपुलेशन 100 होगी। इकोसिस्टम An ecosystem include all the communities that live in an area. इकोसिस्टम वो सारी कम्युनिटी जो एक एरिया में रह रही होती है, as well as the abiotic factors in the environment. और वो सारे abiotic factors जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम फॉर्म किए हुए हैं। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम देयरफॉर इंक्लूड द वाटर, soil and climate in the area. इकोसिस्टम पानी, मट्टी, क्लाइमेट सब कुछ का मिलाव है जो एक जगह पे मौजूद होता है। A healthy ecosystem include wide variety of species in its community. So एक हेल्दी इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है लोगों की और इसमें कम्युनिटीज़ भी मौजूद होती हैं, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं, वो पढ़ा जाता है। द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत सारी स्पीशीज़ एक ही जगह पे रह रही हूँ उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इफ़ इनफ ऑफ अ particular type of habitat is destroyed, the species that live in the habitat can die out completely or become extinct. इसमें ये बात बताई है कि एक स्पीशी अगर अपनी तादाद कम करे और कम करती जाए उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का फॉर्म आती है, यानी कि वो स्पीशी
अपनी जनरेशन ख़त्म कर जाती है, दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वाइट राइनोस भी एक तरह की एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। तो उस जब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ को पढ़ा जाए, उस फॉर्मुलेशन को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कम्युनिटीज़, population do not live alone in the environment. In any region, many different populations share the same space. These populations interact with one another in a variety of ways. All the population live and interact in the same environment, make a community. So class, community की एक एग्जाम्पल दूंगी। कम्युनिटी असल में बहुत सारी स्पीशीज़ पॉपुलेशन एक साथ रह रहे होते हैं। हम लोग यहाँ नामुकम्मल है। हम लोग ऐसा अगर सोचें कि एक कम्युनिटी पूरे के पूरे इंसानों की रख दें एक तरफ, और एक कम्युनिटी दरख्त की रख दें, और एक कम्युनिटी डॉग्स की रख दें, एक कम्युनिटी लॉयंस की रख दें, सो ये सारी कम्युनिटीज़ अलग अलग तरीके से रखी गई हों, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सारी दरख्त, डॉग्स, इंसान, जानवर, गोट्स, शीप, सब लोगों को एक ही कम्युनिटी में रखा जाता है स्पेसिफिकली। सो क्लास, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक बायोडाइवर्सिटी की दी हुई है। सारी पॉपुलेशन एक एरिया बनाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, गायें, बकरियाँ, डक्स सब एक जगह पे रह रहे हैं। इसी तरीके से पहाड़ भी हैं और दरख्त भी हैं। सो ये एक पूरा का पूरा एक तरीके का समा दिखा रहा है कि एक कम्युनिटी एक ही जगह पे रह रही है। सो द नेचुरल ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट वंस formed in the most remarkable landscape in the Indus Basin plains in Pakistan. Therefore, the forest extended from the foothills for the Himalayas, Jhelum to the Arabian Sea, Karachi. These forests, called the Rucks in Punjab, were a source of forage and firewood, medicine, and fruit. This also supported a thriving wildlife. A consequence of habitat destruction due to the land climation, extensive canal irrigation, and system overgrazes, the large scale of felling of firewoods. These forests have almost disappeared in Punjab. Some dominant species of this forest, such as Salvadora, Olidos, Ven, and Pilu, can only be found in scattered remnant patches in the southern Punjab district, in the Bhavalpur, Muzaffargarh, etc. old graveyards. So class, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल दी गई है। क्लास, आपको मैंने बायोडाइवर्सिटी का हवाला दिया था। आपको अगर बायोडाइवर्सिटी याद हो तो मैंने बताया अभी 5 मिनट पहले कि अगर स्पीशीज़ एक जगह पे रह रही हो और आहिस्ता आहिस्ता उन स्पीशीज़ के गायब होने का अमल आ जाए, यानी कि स्पीशीज़ विद द पैसेज ऑफ स्मॉल टाइम चली जाए, एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाए, या फिर उसकी पैदाइशी होना ख़त्म हो जाए, यानी कि दुनिया से ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए और नज़र ही ना आए, आखिरी स्पीशी भी ना रुके। बायोडाइवर्सिटी वो स्पीशी का खात्मा है, वो नस्ल का खात्मा है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की फायरवुड फॉरेस्ट की दी हुई है। हमारे यहाँ फायरवुड फॉरेस्ट पाया जाता था पंजाब के इलाकों के करीब। तो अब ये बात बताया है कि इसके अंदर वो वुड बहुत ज़्यादा आग लगाने के काम आती थी, और आग के अलावा वो मेडिसिन और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा। तो क्लास, उस वुड के साथ क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़े सैलाबों की वजह से और इंसान की दरख्त की तेज़ी से कटाई की वजह से और सेटलमेंट्स यानी कि नए नए इलाके, पंजाब की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से नए नए इलाके बनाए गए, दरख्त काटे गए, तो वो रिज़ल्ट एक चीज़ में आया। उसका रिज़ल्ट
एक इस चीज़ में आ गया कि आप लोग देख सकते होंगे कि वो फॉरेस्ट गायब ही हमेशा के लिए हो गया और अब वहाँ पे बहुत सा छोटा सा इलाका पाया जाता है जहाँ पे ये फायरवुड्स मौजूद हों। सो क्लास, हम लोग ये बात सोचें कि कितने ज़्यादा इन्वायरमेंट के यानी अपने ही जान के दुश्मन बन गए हैं। दरख्त काट काट के उनको बर्बाद करके हम लोग अपना ही किसी ना किसी तरीके से नुकसान कर रहे होते हैं। सो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बात भी बताई कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं हमें अपना भी कोई इल्म नहीं। हम लोग दरख्त इनडायरेक्टली काट रहे हैं जो हमको ही नुकसानदेह हो रहा है, हमें ही नुकसान बढ़ा रहा है। इंडस डॉल्फिन की भी स्पीशी ख़त्म होने वाली है जो सिर्फ हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ की इंडस रिवर में पाई जाती थी। इंडस डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ इंडस दरियाए इंडस में ही पाई जाती थी। अब वो इंडस स्ट्रीम से गायब हो गई है और थोड़ी सी रह चुकी है, यानी कि इनकी भी स्पीशी एक्सटिंक्शन के करीब है। यहाँ पे इस पूरे जंगल को गायब होना भी हमें बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। The biosphere is a global ecological system comprising all of the Earth's community or ecosystems. In other words, it is the largest ecosystem comprising all the parts of the Earth supports life. इसके अंदर ये बताया है कि हमारी पूरे ग्लोब को चलाने वाला एक ही सिस्टम है, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सारी ज़मीनी मखलूक जो जानदार है उस लेयर को बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें कम्युनिटीज़ बहुत सारी रहती हैं। इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम कंप्राइज ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। द बायोस्फीयर रीचेस फ्रॉम फ्लोर टू द ओशन ऑफ टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स। ऑल टुगेदर द बायोस्फीयर इज 20 किलोमीटर 12.4 माइल्स थिक। इसके अंदर ये बात बताई है कि बायोस्फीयर एक बड़ी सी फेयर है जो जहाँ पे सारे जानदार रहते हैं। ये स्टार्ट होती है पैसिफिक ओशियन के सबसे गहराई वाले ज़मीनी इलाके से लेके माउंट एवरेस्ट तक, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। यू मे थिंक दैट दिस साउंड्स लाइक क्वाइट डिस्टेंस, बट बायोस्फीयर रियली मेक अप थिन लेयर सराउंडिंग द प्लैनेट। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इलाका है जो माउंट एवरेस्ट से लेके बायोस्फीयर यानी कि पैसिफिक ओशन की गहराई की ज़मीन से लेके वहाँ तक का। हाँ जी, ये बड़ा तो नहीं है, ये तो सबसे पतला हिस्सा है। बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा पतला हिस्सा है। इससे ऊपर भी बहुत सारी स्फीयर्स पाई जाती हैं जो आप केमिस्ट्री में 10th की ही केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। इफ़ द अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, द लेयर दैट सपोज द लाइफ would only about as the apple thick about the apple skin। आप बायोस्फीयर का अंदाज़ा अगर लगाना चाहते हैं कि बायोस्फीयर कितनी मोटी है बाकी और लेयर से, तो वो इतनी ही मोटी है कि एक सेब का छिलका हो। सेब का छिलका कितना पतला होता है क्लास, तो खुद सोचें कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। सो क्लास, ये अर्थ है। अर्थ का ये समुद्री इलाके की गहराई है और ये माउंट एवरेस्ट है। इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास जानदार पाए जाते हैं। ये गहराई आप इजीली देख सकते हैं। ये गहराई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज है, यानी कि इस गहराई में आप ये बात पता लगा सकते हैं कि ये कितनी डीप है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये एक सेब की तरह है। जो सेब का छिलका है वो बायोस्फीयर है, यानी हमारे पास इससे ऊपर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर
और बिस्फीयर्स हैं जो अर्थ को कवर किए हुए हैं ओजोन लेयर के साथ। सो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको कम्युनिटी, पॉपुलेशन और कुछ बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो क्लास, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।